हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट सेट के एग्जाम की, जो 2024 जून में आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट के हों तो पेपर 1 आप सभी को देना होता है। ठीक है, पेपर 1 में ही आपकी 10 यूनिट है, जिसको हम यहाँ पर मास्टर क्लास सीरीज इसको हमने स्टार्ट किया है आपकी जून 2024 के एग्जाम के लिए। तो इसमें हम पेपर 1 की 10 यूनिट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। और आज की ये वीडियो है लेक्चर 1। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 में जो मास्टर क्लास सीरीज है, इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें आपके शिक्षण का अर्थ क्या है, उद्देश्य, विशेषताएं क्या हैं, स्टेप्स क्या होते हैं टीचिंग में, और जो मतलब इसमें कौन से डेज हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जितने भी पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इसमें टर्म्स मिलेंगे आपको जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारी जगह आपको एक जगह कलेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी कराती हूँ, तो अगर आप पीजीटी या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी जीडीसी की देने वाले हैं परीक्षा, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो टीचिंग और एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो टीचिंग की अगर बात करें, जिसको हम शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं, है ना, तो आपको पेपर भी देना होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। क्यों आपने मतलब टीचिंग और रिसर्च का ही क्यों यहाँ पर जो है नाम दिया गया है, इसलिए क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, या फिर आप जो है रिसर्च की तैयारी करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपका ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें टीचिंग की और रिसर्च के एप्टीट्यूड को यहाँ पर इन क्षमताओं का आपका आकलन किया जाता है ना। तो टीचिंग का मतलब क्या हुआ, शिक्षण का जो मूल अर्थ है वो क्या है, शिक्षा प्रदान करना, है ना। शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है, शिक्षा धातु से हुई है। तो हम टीचिंग को समझने से पहले सबसे पहले एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि शिक्षा क्या है ना, एजुकेशन क्या है, और ये भी जानना आपको जरूरी होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। एप्टीट्यूड की क्या बात होती है, एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता। किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं को अगर हमको बताना है, उसको मतलब एक तरह से इंडिकेट करना है, तो उसके लिए ही यहाँ पर एप्टीट्यूड का जो है यूज किया जाता है। मतलब लक्षणों का एक पैटर्न कि उसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं, इनका एक समूह क्या है, ऐसा पैटर्न कौन सा है, इनको हम अभिक्षमताओं या योग्यताओं के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो योग्यता किसी व्यक्ति की अर्जित करने की क्षमता, है ना, उसकी तल्लीनता कितनी है, योग्यता कितनी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड या और रिसर्च एप्टीट्यूड आपका इसी क्षमताओं का आकलन यहाँ पर इस नेट के एग्जाम में किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, क्योंकि एजुकेशन से ही आपका एजुकेशन और टीचिंग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसी से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के आगे भी जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ना है ना। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा क्या है, शिक्षा धातु से बना हुआ है, और इसका अंग्रेजी भाषा में क्या है, एजुकेशन है ना। एजुकेशन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन, और हिंदी में शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इन शब्दों से हुई है, जिसमें एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर। एजुकेटम क्या है, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब शिक्षित करना, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ई ड्यूको, जिसका मतलब है अंदर से, और ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, मतलब आगे बढ़ाना अथवा विकास करना, शिक्षित करना, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। एजुसियर का मतलब होता है टू लीड आउट, बाहर, ठीक है, विकसित करना, है ना, टू लीड आउट, विकसित करना। एजुकेयर टू ब्रिंग अपॉन, टू रेज, है ना, मतलब आगे बढ़ाना। तो इस तरह से तीनों पॉइंट को अगर हम देखते हुए बात करें तो शिक्षा का अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास। ठीक है, और शिक्षा से मतलब भी यही होता है कि जो है सर्वांगीण विकास से मतलब होता है। ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास से मतलब होता है। तो इन्हीं सब वर्ड्स का ये सारा जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिससे क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बने थे, तो इसमें देखिए जैक्स डेलोर्स की जो है 4 पिलर्स की अगर हम बात करें तो देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग जानते हैं। इनके द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन, एक कमीशन आया था 1996 में। इसमें अपनी रिपोर्ट लिखी थी इन्होंने, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इसमें इन्होंने शिक्षार्थियों से संबंधित उनके जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं, उनसे संबंधित अपने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, और इसी में जैक्स डेलोर्स ने 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन बताए, शिक्षा के 4 स्तंभ, जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं।
इसमें 4 स्तंभ में पहला था कुछ बनने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी, ठीक है। दूसरा है लर्निंग फॉर नॉलेज, और मतलब ज्ञान के लिए अधिगम, कुछ करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू, है ना। और उसके बाद है लर्निंग टू लाइव टुगेदर, साथ रहने के लिए अधिगम, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 स्तंभ हैं जिनको आपको ऐसे ही याद करना है। इसी तरह से आपके पूछे गए थे, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए गए थे, उसमें यह था कि कौन सा नहीं है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या हो? मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ठीक है। और शिक्षण की अगर हम बात करें, टीचिंग, अब हम टीचिंग के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें एजुकेशन से संबंधित हो गई। अब देखिए यहाँ पर शिक्षण जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से होता है। अनौपचारिक की बात करें तो इनफॉर्मल, जहाँ की जैसे कि आप परिवार में रहते हो, खेल के मैदान में हो, तो वहाँ पर भी आपकी शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से, है ना। और औपचारिक की बात करें फॉर्मल, तो शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गया जनरल कॉन्सेप्ट की बारे में बात हो गई, जिसको कि हम टीचिंग से संबंधित करके पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये हो गई आपकी शिक्षण से संबंधित बात। अब मीनिंग ऑफ टीचिंग, है ना, टीचिंग का जो अर्थ है, शिक्षण का जो अर्थ है, अलग अलग तंत्र में किस तरह से है ना। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी, जिसको हम ऑथोरिटेरियन या सत्तात्मक वातावरण या एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। एक तंत्र मतलब यहाँ पर तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इस प्रकार के वातावरण में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो शिक्षक प्रधान, टीचर ओरिएंटेड होती है। टीचर, यहाँ पर टीचर है डोमिनेटेड होगा। तो इस तरह से यहाँ जो बात होगी ना, इसमें कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक का जो संपूर्ण कक्षा और उसकी एक्टिविटीज से पूरा नियंत्रण रहता है, ठीक है। जो भी सत्ता होगी वो किसके हाथ में होगी? टीचर के हाथ में होगी। तो इसी के संदर्भ में मॉरिसन ने इसमें अपनी एक डेफिनेशन दी थी। इसमें उन्होंने बताया शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व, मतलब जो मैच्योर, ज़्यादा मैच्योर है, कौन है? टीचर, कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, मतलब लर्नर के संपर्क में आता है, और कम विकसित व्यक्तित्व जो अपरिपक्व है, कौन है? लर्नर है, इसकी भावी शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व प्राप्त कराने के लिए व्यवस्था करता है ना। तो ये हो गई आपकी एक तंत्र में शिक्षण का जो है अर्थ क्या हुआ। इसको हम सत्तात्मक वातावरण कहते हैं। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के वातावरण में लर्नर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है, और सारी कमांड किसके हाथ में होगी? टीचर के हाथ में होगी, वो एक्टिव होगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाती है आपकी जो सत्तात्मक वातावरण, ऑथोरिटेरियन या ऑटोक्रेसी की बात, ठीक है। एक तंत्र में शिक्षण का, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है। उसके बाद देखिए मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनतंत्र। यहाँ पर जनता की इच्छा को ही ज़्यादा माना जाता है। तो अगर हम टीचिंग में बात करें तो टीचिंग के संदर्भ में क्या बात होगी? यहाँ पर शिक्षक और छात्र, टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव होते हैं, और दोनों के बीच में इंटरेक्टिविटी बनी होती है। कैसे? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ जो प्रजातांत्रिक वातावरण है, यहाँ पर शिक्षक एक बौद्धिक नेता के रूप में लर्नर को नेतृत्व प्रदान करता है। वहाँ पर इतना कठोर नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि जो लर्नर की ज़रूरतें हैं, उनको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, इस पर वो यहाँ पर गाइड की तरह काम करेगा, ठीक है, गाइडेंस देगा। तो इसी को ही ज़्यादा आजकल प्रेफर किया जाता है ना। तो इसके संदर्भ में एनएल गेज ने अपने शिक्षण के विषय में लिखा कि शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेमोक्रेसी की बात। उसके बाद बात करते हैं ये लेसेस फेयर। मीनिंग ऑफ टीचिंग इज लेसेस फेयर, हस्तक्षेप रहित। ये टर्म्स है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। कई बार आपको मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, या आपको स्टेटमेंट के सवाल में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपके उसमें विचार व्यक्त करने होते हैं ना। तो जब पता होगा कॉन्सेप्ट तभी आप बता पाएंगे। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अधिक एक्टिव बनाते हुए उन्हें विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए समय प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर पूरी फ्रीडम है, लर्नर्स को पूरी फ्रीडम दी जाती है, किसी तरह का रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। तो जो लर्नर्स हैं अपने आप स्वतंत्र रहते हुए खुद से डिसीजन देते हैं। तो अब ज़्यादा क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीली एनवायरनमेंट दे दिया गया, तो इससे कई बार डिसिप्लिन भी बिगड़ जाता है ना। तो ये हो जाती है आपकी मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेसेस फेयर, ठीक है। ये हो गया आपका जो है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें आपको ये दोनों डेज मिल जाएंगे, जिसमें कि वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसको हम यूनेस्को 5 अक्टूबर को मनाता है वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में, विश्व शिक्षक दिवस। और दूसरा है
जो भारत मनाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में, इनको हम मनाते हैं राष्ट्रपति जो हमारे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो है उसके जयंती के रूप में, है ना। तो ये हो गया आपका शिक्षक दिवस 5 सितंबर और 5 अक्टूबर, 2 डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आपको समझ में आई, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने से ये होता है आपको चीज़ों का सार समझ में आता है। ठीक है, एक समरी के फॉर्म में चीज़ें पता लगती हैं। जैसे कि गेज ने कहा, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लगाना, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। रॉयंस ने क्या कहा? दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात होती है, और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गाइडेंस की बात होती है, गाइडेंस ऑफ डायरेक्शन। फिर स्किनर ने बोला शिक्षण पुनर्बलन की प्रक्रिया का क्रम है, कंटिजेंसीज, है ना। तो स्किनर का आपको थ्योरी पढ़नी भी है, लर्निंग थ्योरी आपको पढ़नी है, इसमें पुनर्बलन की बात होती है ना। स्मिथ, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यहाँ उद्देश्यों की बात की गई है। और जब भी आप टीचिंग करने के लिए जाते हो तो आपका सबसे पहले उद्देश्य जो है निर्धारण होता है। सबसे पहले आपको कुछ लक्ष्य अपने निर्धारण में रखना होता है, और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सारा टीचिंग प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, फिर बाद में सबसे लास्ट में सबसे पहला क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, मतलब आपने लक्ष्य निर्धारण किस तरह से किया, और लास्ट में इवेल्युएशन होता है। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये हो गई चीज़ें आपकी जो कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में। यहाँ पर देखिए कुछ विशेषताएं क्या है। शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाता है। ठीक है, शिक्षण के द्वारा एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लर्नर ओरिएंटेड चीज़ों को ही यहाँ पर ज़्यादा कंसिडर करते हैं। शिक्षण के 2 प्रमुख अंग हैं, एक सीखने वाला होगा और दूसरा सिखाने वाला होगा। शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है। शिक्षण का कार्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना। और यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट नॉलेज। टीचिंग गाइड्स की तरह काम करता है। मेंटेनेंस लर्निंग एक्टिविटी, है ना। द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए शिक्षण का अर्थ अधिगम और शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं के संगठन से संबंधित है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आगे आप पढ़ोगे, ये सारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होते हैं। छात्रों में क्यूरियोसिटी जागृत होती है। कला और विज्ञान दोनों में ही आता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शिक्षण एक कला के रूप में आएगा या एक सब्जेक्ट साइंस के सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा। शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है जिसमें हम स्किल की बात करते हैं, है ना, जिसमें आप जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है और आपकी जो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, है ना, तो इसमें आप क्या करते हो? स्किल्स का ही डेवलपमेंट करते हो। ठीक, शिक्षण में सांकेतिक, क्रियात्मक और शाब्दिक व्यवहार निहित होते हैं। ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक की बात। यहाँ से स्टेटमेंट के सवाल आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों का निर्धारण किस तरह करेंगे? तो टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज एमंग द स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम व्यवहार में परिवर्तन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ वांछित परिवर्तनों को लाना। टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। टू शेप द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी भी यहाँ देख सकते हैं, छात्रों के आचरण और व्यवहार को आकार देना, है ना, शेपिंग करना। ऐसी स्थिति प्रदान करना जहाँ छात्रों को ज्ञान, तो ज्ञान की बात तो सबसे पहले ही की जाती है। कौशल को सिखाने के लिए भी किया जाता है। विश्वास विकसित करना, जब इन सारी चीज़ों में वो उसको लर्निंग हो जाती है तो अपने आप जो है उसमें कॉन्फिडेंस आता है। छात्रों को अधिक सामाजिक, शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? स्किल डेवलप करते हैं और इस तरह से छात्रों को एक सामाजिक वातावरण के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो समाज का कुशल सदस्य बनाने के रूप में यहाँ पर शिक्षण के उद्देश्य में इसका निर्धारण होता है। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। कई बार आपको अब इस तरह से, ये तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसमें आपको लेंदी कर दिया जाता है क्वेश्चंस को, और जब कॉन्फ़िगर करना होता है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब आपको वहाँ पर ये पता होता है कि हाँ ये वाले इसमें हमारे ये ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्टिनेंट्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, जिसको हम मोड्स ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। तो 4 हैं इसमें, देख रहे हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। इनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। इसमें देखिए 4 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स क्या हैं।
कंडीशनिंग है सबसे पहले, जिसमें हम शेपिंग बिहेवियर एंड हैबिट्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फिर है इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन जिसको कहते हैं। कंडीशनिंग क्या है, ये अनुबंधन हो सकता है, अनुबंधन। इंस्ट्रक्शन क्या है, अनुदेशन, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज। इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण जिसको कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ्स एंड ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ठीक है। शेपिंग कंडक्ट एंड स्किल्स। अब ये देखिए, ये की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अर्थ को थोड़ा समझिए। कंडीशनिंग क्या होती है, ये मनोविज्ञान से आया शब्द है जिसको हम अनुबंधन कहते हैं। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स, है ना, व्यवहार में परिवर्तन और आदतों के निर्माण से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो स्कोप होगा वो क्या है, नैरो है, क्योंकि आदतों के निर्माण से संबंधित है। यहाँ पे आपने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना। वहाँ पर 3 एलिमेंट थे इनके, जो है भोजन, घंटी का बजाना और लार का आना, है ना, इससे संबंधित थ्योरी थी इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस आपको इसकी मीनिंग समझनी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या है, पुनर्बलन जरूरी होगा, है ना। तो रीइंफोर्समेंट इज नेसेसरी फॉर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के लिए। जैसे कि वहाँ पर उस प्रयोग में क्या था, जब घंटी बजाई जाती थी तो उसको जो है डॉग को भोजन दिया जाता था और उसके मुंह में लार आती थी, सलाइवा। तो भोजन क्या है, पुनर्बलन के रूप में काम कर रहा है, तो ये हो जाता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन की बात करें तो ये छात्रों के ज्ञान के मेमोरी लेवल तक ही इसको प्रभावित करता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है। तो इसका जो इसका एरिया होगा वो भी बहुत जो है लिमिटेड होगा, बहुत नैरो होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, एक क्लासरूम में होगा, और पार्ट ऑफ टीचिंग है तो हमेशा फॉर्मल होगा, है ना। तो क्लासरूम में है तो एक क्या होगा, फॉर्मल वे में होगा, और ये टीचिंग का ही पार्ट होता है, इंस्ट्रक्शन, जो कि टीचर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण जिसको कहते हैं। इसका स्कोप बहुत ही नैरो होता है ना। तो ये कुछ जो है, जो लर्नर्स है, इसके विश्वास और एटीट्यूड को भी चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रीडम नहीं होती है चाइल्ड को लर्न करने के लिए, है ना। तो एक वो जो है कठोर अनुशासन में सीखने के लिए उसको ऐसे मतों का आरोपण होता है। मतलब यहाँ पर जो टीचर है, मतलब जो सिखाने वाला है, वो कुछ क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन बनाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मतलब हावी होता है एक तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर लर्नर को कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, तो ये मतारोपण होता है, द फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ्स, ठीक है, ये हो जाता है। और उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग, शेपिंग कंडक्ट एंड स्किल्स। यहाँ पर क्या होता है, ये प्रैक्टिकल होता है, कॉन्क्रीट होता है, मतलब जो है वो सामने है, और क्या होता है, प्रयोगात्मक तरीके से होता है। यहाँ पर मांसपेशियों के विकास पे बल दिया जाता है, मतलब आपकी स्किल को डेवलप किया जाता है सीखने के लिए, ठीक है। तो कुछ हस्त कौशल जो है, कुछ क्रियाएं आपसे कराई जाती है ना। ये इसका तो मतलब मेन उद्देश्य क्या हुआ, डूइंग और एक्शन, क्रियात्मक तरीके से सिखाना, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या इमीडिएट भी हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण का जो है काम जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सर्कस में जो मास्टर होता है वो अपने लॉयंस को किस तरह से ट्रेन करते हैं, है ना। या हम अपने उसमें बात करें तो जो हम बीएड वगैरह में ट्रेनिंग करते हैं तो वो टीचर्स ट्रेनिंग, है ना, टीचर्स ट्रेनिंग कहलाते हैं। वहाँ पे जो है जिसको हम छात्र मतलब यहाँ पर कहते हैं ट्रेनिंग वाले जो है ना, छात्र प्रशिक्षक जिसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह से टीचर ट्रेनीज होते हैं जो आप, तो शेपिंग कंडक्ट मतलब आपको वहाँ एक स्किल सिखाई जा रही है, कंडक्ट शेप आपका जो है वहाँ पर जो है दिया जा रहा है स्किल के थ्रू, है ना। तो ये हो जाता है ट्रेनिंग करके आपका शेपिंग कंडक्ट एंड स्किल किस तरह से आप करते हो, ठीक है। ये हो जाती हैं आपकी 4 कॉन्टिनेंट्स, जिसके बारे में ये मतलब एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जान लिया, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए टीचिंग स्टेप्स की अगर हम बात करें तो इसको बहुत ज़रूरी समझना, बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें आपको सीक्वेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके तब हम टीचिंग स्टेप्स में बढ़ते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। स्टेप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब कोई भी टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमें ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्यों का निर्धारण बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में उद्देश्य लिखे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐसे करके दिया है तो पहले नंबर पे वही होगा, और अगर प्लानिंग दिया है तो भी आपको प्लानिंग या ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से किसी को भी पहले नंबर पे ही रखना है, ठीक है। वो आपके उसमें दिए हुए पैटर्न के अनुसार है कि आपके उत्तर में क्या दिया हुआ है, ठीक। तो उद्देश्यों का निर्धारण या नियोजन, प्लानिंग करना पहले नंबर पे ही होता है। उसके बाद एंगेजमेंट, किस तरह से आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे
अटेंशन करोगे इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप चेक करते हो कि किस तरह से मतलब पढ़ाना हम शुरू करेंगे, क्या क्या चीज़ें बताएंगे, ये सारी चीज़ें। तो इंगेजमेंट होती है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, या छात्रों की आवश्यकताओं सीखने की शैलियों के लिए क्या होता है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट और चैलेंज एज नेसेसरी, है ना। तो ये हो जाता है जिसमें आपको पता करते हो कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो, फिर देखते हो कि क्या इन्हें ज़रूरी है, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। ये हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब फिर एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग किस तरह होगी, यहाँ पर देखिए एक्टिव लर्निंग में क्या होगा, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें। तो जब आपने कुछ पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद जितना पढ़ाया यहाँ से आप उनको डिस्कशन करते हो, ग्रुप वर्क करते हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, लर्निंग जो है एक्टिव होती है, इंगेजमेंट बना होता है, ठीक है, बच्चों का इंटरेस्ट जगता है। फीडबैक, प्रोवाइड टाइमली एंड स्पेसिफिक फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है टीचर लर्नर दोनों के लिए, है ना। कितनी चीज़ें सीखी हैं, क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमें फीडबैक के द्वारा ही पता लगता है। फिर असेसमेंट, आकलन करते हैं। यहाँ पर असेसमेंट में क्या होता है, कुछ आप क्विज लेते हो, टेस्ट लेते हो, है ना। इन सारी चीज़ों से देखते हो कि छात्र की समझ में कितनी चीज़ें आई या नहीं आई। उसके बाद फिर रिफ्लेक्टिव, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन। एनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मेक कनेक्शंस टू प्रायर नॉलेज एंड सेट गोल्स फॉर फ्यूचर लर्निंग। यहाँ पर भविष्य के लिए उनको सिखाने के लिए हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि उनका जो अनुभव है किस तरह से सीखने में रहा है, पहले क्या नॉलेज था, अभी उन्होंने कितना गेन किया है, भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, लेकिन आपकी टीचिंग को आगे पढ़ने के लिए सारे कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और हेल्पफुल भी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि PDF वगैरह वहीं पे आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।